बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम राइस को दुबई में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। क्या हम दुबई में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर रहेंगे, कौन कौन सी कंट्री वहाँ पे कंपटीटर है और वहाँ पे कितना मार्जिन है, और मार्केट कौन सी है दुबई में जहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी शिपमेंट्स एक्सपोर्ट की हैं पाकिस्तान ने लास्ट ईयर में। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले इसके एचएस कोड की बात करें तो चैप्टर 10 में आता है, इसका सब चैप्टर जो है 06 है। इसके बाद जो भी आपका जो है अपना जो भी राइस बेच रहे हैं, हर राइस का डिफरेंट जो है सब कोड है। तो अगर हम बासमती की बात करें तो 10 चैप्टर में है 10-06-3010, ये फुल एचएस कोड है इसका। ये बासमती का जैसे आप चेंज करेंगे, कोई और IR6 करेंगे, IR9 करेंगे और कोई बेस सुपर कन्वर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज हो, लेकिन पाकिस्तान से ये सारे एक ही एचएस कोड पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करें पाकिस्तान ने कितनी शिपमेंट्स दुबई में या UAE में टोटल की हैं लास्ट ईयर में, तो पाकिस्तान ने 1526 शिपमेंट्स जो हैं पाकिस्तान ने राइस की, डिफरेंट राइस है उसमें, वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, और वो जो टोटल वर्थ है उसकी $188 मिलियन की वर्थ है जो हमने UAE में एक्सपोर्ट की। अब आप ये देखें कितनी शिपमेंट्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट की। 142 एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट की है और 186 बायर्स ने उसको परचेज किया UAE में। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है राइस के एक्सपोर्ट में। ये वॉल्यूम बेस्ड काम है, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। ये 1-2 कंटेनर की गेम नहीं है कि आप 1-2 कंटेनर में जी इतना प्रॉफिट कमा लेंगे कि आप पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएं। नहीं, ये वॉल्यूम बेस्ड गेम है। जितना वॉल्यूम में भेजेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आप देखें कभी कोई ऑर्डर वगैरह आप लोगों के पास है या क्यूरी आए तो उसमें वो टन्स का होता है कि हमें जी 25,000 टन चाहिए तो 30,000 टन चाहिए, तो एक कंटेनर 22 टन आते हैं। तो आप हिसाब लगा लें, वॉल्यूम की गेम है ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो वो जो है इसकी वो भी डिमांड पे ही खेलते हैं, डिमांड सप्लाई पे खेलते हैं। वो आगे क्या करते हैं इसका, वो आगे हम वीडियो में देखते हैं कि वो आगे इसको कैसे डंप करते हैं, कहाँ डंप करते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले नंबर पे जो है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मतलब इंडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है, बांग्लादेश है, तो ये सारी कंट्रीज़ भी है हमारी कंपटीटर्स हैं। तो हम जो हैं 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के। 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, आपने कोई भी बिजनेस करना है, इंपोर्ट खसूसन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, तो आपने ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। कोई ट्रस्ट नहीं है कि जी आपके पास 50-60 लाख रुपए है तो आप किसी पे ट्रस्ट करके उसको दे दो कि हाँ भाई तू चावल का काम कर ले। नहीं, आपने वो काम करना है जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन हो, जिसकी आपकी नॉलेज हो, जिस पे आपको पूरी ग्रिप हो। ये एक फ्री की एडवाइस है, क्योंकि आपको 50-60 लाख रुपए वो लेके भी जा सकते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे जो है आपको नुकसान हो, जिससे आपको फ़ायदा ना हो, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, लैक ऑफ नॉलेज होगी, तो अगला बंदा आपको चीट कर सकता है। तो चीट करेगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको 50-60 लाख से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और कान और आंखें खोल के काम करना है सारा, क्योंकि यहाँ पे चीटर्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, आपको किसी भी टाइम चीट कर सकते हैं। चावल की इन्फॉर्मेशन पूरी लें, ठीक है, चावल पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। कौन सा चावल किस कंट्री में जाता है, दुबई में कौन सा जाता है, बासमती जाता है, सुपर कर्नल जाता है, 1121 जाता है, डबल स्टीम जाता है, सिंगल स्टीम जाता है, ब्रोकन जाता है, कौन सा चावल जाता है, इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन लें। उसके बाद एक्सपोर्ट के देखें। नॉलेज फर्स्ट है। 60 लाख रुपया पड़ा है, 70 लाख रुपया पड़ा है, अगर 5 लाख अपने पे इन्वेस्ट कर लोगे तो 70 लाख बचा लोगे या 65 लाख बचा लोगे। नहीं, अगर अपने पे इन्वेस्ट में करोगे, किसी पे ट्रस्ट करके काम करोगे, तो वो आपका 70 क्या और भी अगर आपके पास कोई होगा वो भी खींच के आपसे ले जाएगा। तो फिर आपके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं होगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है राइस का बिजनेस जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वॉल्यूम बेस पे काम करता है। जब आपने काम करना है तो यहाँ पे 1 कंटेनर 2 कंटेनर पे काम नहीं करना, यहाँ पे आपने डिफरेंट 100, 200, 300 कंटेनर्स पे काम करना है। अच्छा, आपके ज़हन में सवाल यार होगा, यार हमारे पास तो है ही 60-70 लाख, तो हम कैसे 2-3 कंटेनर पे काम करेंगे? भाई बात ये है कि पेमेंट आती रहेगी ना, पेमेंट को सर्कल में लेके आना ना। अब आपने पेमेंट सर्कल में आएगी तो ऑलरेडी काम आपका चलता रहेगा। अब सर्कल में कैसे आएगी, या तो आपका बायर अच्छा होगा या आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करोगे
कि आपकी पेमेंट सर्कल में रहे। ये ना हो कि वो डंप करके 3 महीने के लिए बैठ जाए और आप भी यहाँ पे चुप करके जी खामोशी से बैठ जाए। 3 महीने का क्या करेंगे अब आप? बात यह है कि आपको पैसे रिवॉल्व करने, आपको आने चाहिए कि पैसे किस तरह हमने सर्कुलेट करने हैं। तो वो तो कहेगा जी मुझे क्रेडिट पे दे दो, तो क्रेडिट पे आपने राइस का काम नहीं करना। मिसाल देता हूँ कि अगर 1000 टन जो है, $1000 टन जो है मार्केट में प्राइस चल रही है, मेरा ख्याल है 1100 चल रही है, तो हम मिनिमम ले लेते हैं 1000 चले तो 23 टन जो माल आता है, अगर 23 टन माल आता है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 23 करें, 23,000 हो गए। 23,000 मल्टीप्लाई बाय 280 के रेट से कर दें तो 64-65 लाख के तो आपका सिर्फ चावल आ जाएगा। फिर उसमें फ्रेट डलेगा, क्लियरेंस वगैरह होगी, तो उधर अगली क्लियरेंस होगी वहाँ पे, तो टोटल मिला के जो बन जाता है तो 75-80 लाख रुपया टोटल बन जाता है। तो वहाँ पे अब आप देखें इतनी बड़ी गेम है इसकी। जब इतनी बड़ी गेम है तो फिर इतना पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, मतलब 70 कर लें, 75 कर लें लाख, 75 लाख कर लें तो बहुत बड़ी गेम है। तो आपने इस गेम में जो है कभी क्रेडिट नहीं करना है। अगला बंदा तो चाहेगा क्रेडिट करें, जब आप एक दफ़ा क्रेडिट देना शुरू हो जाएंगे तो अगला आपसे क्रेडिट पे माल लेगा। अब क्रेडिट में क्या होगा कि पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करें कि इतना बड़ा काम हमेशा एलसी पे करना है और काम हमेशा एलसी पे करना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एलसी पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है। अगला भी डरा होता है कि भाई पता नहीं रास्ते में ख़राब हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन चावल एक ऐसी आइटम है जो ख़राब मुश्किल ही होती है। हमने हमेशा से ये सुना है जितना पुराना चावल होगा उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसी तरह करके तो हम जो है अपनी जो प्रोडक्ट को वहाँ पहुँचा सकते हैं और एलसी पे काम कर सकते हैं। एलसी में बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। अगर बंदा भाग भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं, बैंक गारंटेड होता है, बैंक आपकी पेमेंट देने का मजाज होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी है कि यार हमने करना कैसे काम है। एलसी में थोड़ा सा इस तरह होता है कि अगर आपका 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया तो 70,000 रुपया जो है वो बैंक काट लेता है। ऑब्वियसली उसने भी अपने चार्जेस काटने हैं, तो अब 1,30,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। तो लोग कहते हैं यार हम ऐसे ही मंगवा लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन पेमेंट मेथड सिक्योर नहीं होता ना। वो जब पेमेंट मेथड सिक्योर नहीं होता तो फिर आप जो हो नुकसान में चले जाते हो। यहाँ पे आपको नुकसान में नहीं करना, यहाँ पे आपने एक पेमेंट मेथड को सिक्योर करना है। बहुत कम होता है, नुकसान होता है, लेकिन हमारी अपनी लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि हमें चीज़ों का पता नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं होता, हम एक्सपोर्ट में जंप कर देते हैं और उसके बाद हमें जो ठीक ठाक किस्म का लोग, क्योंकि पता लग जाता है। देखें जब आप मार्केट में जाते हैं ना, पता लग जाता है ये बंदा नया है या पुराना है। जैसे ही नया बंदा मार्केट में इन होता है तो सारे उस पर झपट जाते हैं कि ये बंदा इससे पैसे निकाल के खाओ। फिर जो है बारी बारी को 4 लाख लेगा, 10 लाख लेगा, को 12 लाख लेगा, आपको नोच के चले जाएंगे। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर विजिट करने हैं पहले, प्रॉपर देखें। अपने पे थोड़ा खर्चा कर लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। विजिट करो, फैक्ट्रीज विजिट करो। अगर आपने ज़मीन लेनी है तो ज़मीन विजिट करो, ठेके पे लो, कुछ करना है वो करो, लेकिन विजिट करके। एक बार ही विजिट नहीं करना। किसी भी जगह पे एक बार विजिट करके आपने डिसीजन नहीं लेना, कम से कम 2 बार या 3 बार आपने विजिट करके डिसीजन लेना है। एक बार पर डिसीजन नहीं होते। कोई बंदा यहाँ पे अच्छा नहीं है, कोई बंदा पक्का नहीं है, सच्चा नहीं है। आप ये समझो आप हो, आप वर्सेस आप हो, ठीक है। तो जब आप ये समझोगे आप वर्सेस आप हो तो आप ही जो हो आगे हो, तो आप समझो कि उसकी चालाकियाँ क्या हो सकती हैं, कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। अब दुबई मार्केट की बात करें, राइस मार्केट दुबई जो मेन मार्केट है, जहाँ पे चावल सारा डंप होता है, वेयर हाउसेज वगैरह हैं, वहाँ से ही मार्केट जो है कुछ डंप, तो कुछ जो रिक्वायरमेंट है यूएई अपनी कवर करता है। अगर वहाँ पर कवर नहीं होती तो उसको अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर देता है। वहाँ से क्या होता है, अफ्रीकन आते हैं, वहाँ से परचेजिंग करते हैं। दुबई एक हब है, वहाँ से वो परचेजिंग करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो 90% तो नहीं कह सकते, लेकिन 75% जो है वहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ और आगे यूरोप वगैरह में डिस्पैच हो जाता है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होती है? बेसिकली जो कंपटीटर, अगर हम बात करें ना कंपटीटर की, तो हमारा दुबई में कंपटीटर कौन है? तो हमारा कंपटीटर ही इंडिया है दुबई में। इसके अलावा फ़िलहाल कोई कंपटीटर नहीं है हमारा। हम वहाँ पे जो है इंडिया के साथ हमारा वो मार्जिन है। अगर हम बात करें बासमती राइस की, अगर आप लोगों को याद हो कि बासमती राइस जो है, हम लोग पिछले 4-1 साल पहले की बात है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट से हम लोगों को डिसीजन आया था कि बासमती राइस अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन अभी भी इंडिया की थोड़ी सी हड्डर में चल रही है, वो ऑल उस पर लिख के भेज रहे हैं, लॉस के उसके कवानीन की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। उसका नाम जो है बासमती राइस भी करके भेज रहा है, कुछ भी करके भेज रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, सोचने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। कोशिश करें आप अपनी प्रोडक्ट को, नाम आप ही का है, आज भी आप रिकग्नाइज हो बासमती राइस के,
पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इसीलिए बढ़ गई, लास्ट टाइम इंडिया को हमने तो नहीं, उनकी अपनी कंट्री ने उसके चावल को एक्सपोर्ट को बैन किया था, तो उसी असना में हम लोगों ने जो है $3.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया राइस। ये 76 ईयर हिस्ट्री में हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की इन 9 मंथ्स। हमने 9 महीने के अंदर अंदर $3.88 बिलियन का एक्सपोर्ट किया राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जिसमें $188 मिलियन हमने अपना दुबई में एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह हमारी जो मेन बाइंग कंट्रीज़ जो है ना, वो एक मलेशिया है, एक इंडोनेशिया है, नेपाल है और USA। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं हमारी टोटल उसकी जो है 3.88 बिलियन की जो है ना, इनमें इनका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है नेपाल का, अपना इंडोनेशिया का, USA का और मलेशिया का। ये 4 कंट्रीज़ मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा चावल जाया भी जाता है। इसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा चावल किस रीजन में होता है। हमारे 2 रीजन में ही चावल होते हैं, कराची सिंध में और हमारा पंजाब में। अब सिंध में जो चावल होता है IR6 IR9 ये चावल होता है, और अगर हम बासमती कर्नल वगैरह की बात करें तो वो हमारा पंजाब का राइस होता है, बहावलपुर से शुरू होता है, और ये हाफसाबाद वगैरह, शकरगढ़ वगैरह, नारोवाल, अपना सियालकोट यहाँ पे ज़्यादा हद तक पाया जाता है। तो ये चावल जो, ये आपको डिमांड पता होनी चाहिए। ब्रोकन राइस क्या होता है? ब्रोकन राइस टूटा हुआ चावल होता है, जो फैक्ट्री से जो है जब आप पॉलिश हो रहा होता है चावल जो टूट जाता है। बासमती का है तो बासमती का ब्रोकन राइस होता है, तो वो टूटा हुआ चावल जो है वो आपका उसको ब्रोकन राइस बोलते हैं, और उसकी डिमांड जो है आपकी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बासमती राइस का फुल चावल जो है, मतलब जो टोटा चावल जिसको बोलते हैं, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी डिमांड अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। अगर हम टोटल बात करें दुबई के अलावा, तो वहाँ पे हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, मिडल ईस्ट है, और जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे हमारे चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ पे भी आप बायर्स फाइंड कर सकते हैं। स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं दुबई मार्केट को, तो दुबई मार्केट में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, अब आप बायर्स कैसे ढूंढेंगे? सबसे मेन क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि यार हमें बायर्स नहीं मिलते। देखिए, सबसे ओल्ड तरीका यही है कि आप बायर से मिलो। पहले भी ऐसे ही होता था, ये फ़ोन पे बात होती थी, या फिर इस तरह ईमेल्स वगैरह तो होती नहीं थी, या ईमेल्स होती थी, व्हाट्सएप तो नहीं होते थे, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, फ्लाई करके वहाँ से बाहर से मिलते थे। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तभी आप में आएगा जब आप बाहर से मुलाकात करेंगे। ऐसे नहीं होता कि हम यहाँ पे बैठ के राइस के बाद 70 लाख की कंसाइनमेंट है यार, 70 लाख की कंसाइनमेंट है एक, तो हम यहाँ बैठ के कैसे हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे हम बाहर को जज कर सकते हैं बाहर जेन्युइन है कि नहीं है? वहाँ पे जाएं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कि कोई और हज़ारों बायर्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना है, अब हम दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो UAE में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो UAE में तो इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं होती, लेकिन अगर हम यूरोप और USA में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने कभी ये सुना होगा कि चावल एक्सपायर भी होता है? नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था। हमने हमेशा ये सुना जितना पुराना चावल होगा उतना ज़बरदस्त होगा, लेकिन यहाँ पे चावल जो है एक्सपायरी डेट लगाना लाजमी होती है। इसके बगैर आप कंसाइनमेंट जो रिजेक्ट हो जाती है, पड़ी रहती है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपको एक्सपायरी डेट लगाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनवाइस चाहिए होती है, आपको पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, फाइटो सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि ये चावल खाने के काबिल भी है कि नहीं है, तो वो फाइटो सर्टिफिकेट यहाँ पे, क्योंकि जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है वो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी इसको जो है वहाँ पे जाके अलहदा से इसका फाइटो होता है। यहाँ पे इसकी जो हम जो करके बेचते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो है आपको BL चाहिए होता है। ये बाई एयर शिपमेंट में नहीं जाता, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अफोर्डेबल ही नहीं होता। इसके बाद बात करें रीप की, राइस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्या ये इसकी मेंबरशिप लेना ज़रूरी है कि नहीं है न्यू एक्सपोर्टर के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर आप रीप की मेंबरशिप ले लेते हैं तो बेनिफिट है। नहीं, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर काम कर रहे हो तो आप जिस फैक्ट्री ने रीप का जो रजिस्टर, ऑब्वियसली फैक्ट्री सारी रजिस्टर होंगी, आप किसी के पास भी जाएंगे तो रीप नंबर जो है उस पर बैच पे लिखना भी होता है, तो वो फैक्ट्री का छोटा सा करके नीचे लिख दें, जो जहाँ से भी तैयार करा है उसके नीचे आप उसका नंबर लिख दीजिएगा, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं विदाउट रीप मेंबरशिप के भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हो नहीं रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर आपको लगता है या आपका क्लियरिंग एजेंट कहता है कि जी उसके बगैर हम नहीं कर सकते, तो आपको प्लान B बताया, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बात करें कि पैकिंग किस तरह दुबई में जाती है, 20 किलो की भी जाती है और 10 किलो की पैकिंग में भी वहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा राइस जाता है।
ज़्यादातर बासमती राइस जाता है 1121, जो अपना डबल स्टीम होता है वो वाला जाता है। तो इस पे आपने फोकस करना है। वहाँ पे जाते तो सारे ही राइस वहाँ पे हैं क्योंकि वो आगे एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो लेकिन ज़्यादातर हमारा बासमती जाता है, मिडल ईस्ट में सारे में हमारा बासमती राइस ज़्यादा जाता है। तो आपने बासमती राइस पे फोकस करना है। जैसे मैंने बताया दुबई में अलरास मार्केट है, आप विज़िट करें उसको। देखें, आप विज़िट करोगे वहाँ पे हज़ारों बायर्स बैठे हैं। आप किसी ना किसी से हज़ारों को विज़िट करोगे, आप 5-6 दिन का प्लान लेके जाओगे, 1000 बंदे को विज़िट करोगे, कम से कम आप 100 को फाइनल करोगे। 100 में से फिर आप जो 50 को फाइनल करो, 50 में से आप 10 ही को फाइनल कर पाओगे। ठीक है, 10 के साथ आप काम करोगे। तो अब आप देखो, हो सकता है कोई आपको एडवांस पेमेंट, कोई एलसी पे काम करे, 15 डेज़ की एलसी खोल दे, 10 डेज़ की एलसी खोल दे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि आपकी जो पेमेंट है सर्कुलेट में आए। तो वहाँ पे आप जाओगे, पर्सनली विजिट करोगे, मिलोगे, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। यहाँ पे बैठ के हम लोग जो है ना आंखें बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं कर। हाँ, छोटे ऑर्डर्स हैं उस पर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मिलेंगे, बायर से मिलेंगे, बायर से कम्युनिकेशन करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, अपनी समझाएंगे, उसके बाद ही। क्योंकि जो दुबई में बायर बैठा है वो घर से निकल के बैठा है, वो बहुत तेज़ है। ठीक है, क्योंकि उसका आपके साथ वास्ता नहीं है, उसका इंडिया के साथ भी वास्ता है, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, यूएसए में भी। तो वो बहुत तेज़ है। वो आपसे मतलब अगर आप मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर मामूली से तेज़ हैं तो वो 100% तेज़ है। ठीक है, तो आपने उसकी चालाकियाँ वहाँ समझनी है, जाके उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, काम कैसे हो रहा है, आप कैसे कर सकते हो। तो ये जो है आपको समझेंगे, विजिट करेंगे तो तभी समझ आएगी। घर बैठ के तो आपको कोई नहीं सिखाएगा। हम ये बता देंगे आपको कि यार ये चीज़ एक्सपोर्ट होती है, इस पे वर्किंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो एक ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको खुद ही लेनी है, वो आप विजिट करके ही ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।